नमस्कार, क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से मेरा गला बैठा हुआ है, तो हो सकता है वॉइस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। फिर भी चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसकी पहली वीडियो से देखना चालू कीजिए, ताकि एक लिंक आप बैठा सकें इस अधिनियम में। यह अधिनियम में अपने आप में बहुत बड़ा है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही टिपिकल वर्ड्स का उपयोग किया गया है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इस वीडियो में करते यह है कि हम धाराओं के बारे में जानते हैं, उनमें किन बातों का वर्णन किया गया है उसके बारे में समझते हैं और उसे आसान भाषा में याद करने की और समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले सीएमओ की कक्षाओं में जो हमने अधिनियम ख़त्म कर लिए हैं वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। इसके साथ ही हमने शॉर्ट नोट से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित वीडियो भी देख लिया है। सभी चीज़ें प्लेलिस्ट में अरेंज है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके उन प्लेलिस्ट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जो भी वीडियो आपको देखना है। हम पढ़ रहे थे संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882, जिसकी हमने अब तक 3 कक्षाएँ कर चुकी हैं। उन 3 कक्षाओं में हमने धारा 53 क तक पढ़ लिया था। आगे की कक्षाओं में हम धारा 54 से प्रारंभ करेंगे। धारा 54 प्रारंभ करने से पहले धारा 53 क के बारे में जानते हैं। धारा 53 के बारे में देखते हैं। यह अधिनियम शायद बचे हुए थे पिछली वीडियो में। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है और धारा 53 का भागिक पालन से संबंधित है, जो यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति को खरीदने के लिए लिखित संविदा कर ली है और उस संविदा के अनुसार उस संपत्ति पर अपना अधिकार भी कर लिया है, तो उस व्यक्ति को उस संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, भले ही उस लिखित संविदा का कानूनन जो हस्तांतरण है वो ना हुआ हो। ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 3, जो स्थावर संपत्तियों के विक्रयों के विषय में बताता है हमें, यानी कि जो संपत्तियां स्थावर हैं, जंगम संपत्तियां हैं, उनके बारे में क्रय विक्रय किस प्रकार से होंगे उसके बारे में वर्णन अध्याय 3 में मिलता है। जिसमें धारा 54 विक्रय की परिभाषा से संबंधित है। धारा 55 क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्वों से संबंधित है। जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है उनके क्या अधिकार होंगे, इसका वर्णन धारा 55 में मिलता है। धारा 56 पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन से संबंधित है। इसका अर्थ है अगर किसी ने एक से अधिक संपत्तियां बंधक रख दी हो और बाद में उनमें से कोई संपत्ति बेच दी जाए तो खरीदार को यह अधिकार होता है कि बंधक का पैसा पहले बाकी बची हुई संपत्ति से वसूला जाए, लेकिन यह अधिकार दूसरे वैध हितधारकों के नुकसान पर लागू नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति ए है, इसने अपने 2 घरों को गिरवी रखा है, ठीक है, और इसकी एवज में उसे कुछ पैसा प्राप्त हुआ है, और इसके बाद अगर वह एक घर को बेच देता है, ठीक है, तो बी जिसने इस ए को पैसा दिया है उसके पास यह अधिकार है कि उन पैसों की वसूली वह उसके शेष बचे हुए घर जो उसके पास गिरवी रखे हुए हैं उनसे करे। ठीक। इसके बाद विक्रय पर विलंगमों का उन्मोचन से संबंधित है। विलंगमों का अर्थ होता है भार, यानी कि उस संपत्ति के अनुसार या उस संपत्ति के आधार पर जिन पैसों को लिया गया है, जितने पैसों को लिया गया है वे भार या विलंगमन कहलाते हैं। जिसमें धारा 57 हमें देखना है, जो भार और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध पर आधारित है। ठीक है। यह धारा खरीदार को भार मुक्त संपत्ति के हस्तांतरण के लिए न्यायालय में पर्याप्त धन जमा करके भार को हटाने से संबंधित है, ताकि संपत्ति को भार मुक्त बेचा जा सके। ठीक। यह धारा संपत्ति के स्वतंत्र हस्तांतरण से संबंधित है। धारा 55 एक इम्पॉर्टेंट धारा है, आप इसे 1-2 बार पढ़िए, आपको ध्यान में रह जाएगी ये धारा। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 4 की, जो स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के संबंध में हमें बताता है। धारा 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख या अभिलेख से संबंधित है। इन सभी शब्दों का क्या परिभाषा में वर्णन किया गया है
इसके बारे में हमें धारा 58 में पता चलता है। बंधक वंश संपत्ति या संपत्ति का हिस्सा जिसके एवज में ऋण दिया जाता है। यह कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है। ठीक है, तो वह संपत्ति जिसके एवज में ऋण प्राप्त किया जाता है या पैसे प्राप्त किए जाते हैं बंधक कहलाती है। बंधककर्ता वह व्यक्ति जो बंधक के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण करता है बंधककर्ता कहलाता है, यानी कि जिसने पैसे दिए होते हैं। ठीक है, बंधकदार वह व्यक्ति जो संपत्ति का हित प्राप्त करता है, यानी कि वह व्यक्ति जिसने अपनी संपत्ति को गिरवी रखा और उसके एवज में पैसे प्राप्त किए, वह बंधकदार कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं बंधक धन की। जो पैसे प्राप्त होते हैं वह बंधक धन कहलाते हैं। फिर बंधक विलेख, यानी कि जिन दस्तावेज़ों के आधार पर इस संपत्ति और पैसों का हस्तांतरण होता है वह बंधक विलेख कहलाता है। ये सभी ऋण से संबंधित संपत्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। धारा 59 बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हैं। सामान्यतः इसमें लिखा गया है कि यदि मूलधन 100 रुपये से अधिक है तो उसका हस्तांतरण लिखित रूप में किया जाना चाहिए। धारा 51 का बंधकदारों और बंधककर्ताओं के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें उनमें हक व्युत्पन्न हुआ है इस बारे में बताता है। यानी कि हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं बंधकदारों और बंधककर्ताओं के बारे में धारा 59 का में पता चलता है। इसके बाद बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व हैं जो धारा 60 में मिलते हैं। धारा 60 मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। मोचन का अर्थ होता है अपनी संपत्ति वापस प्राप्त करना, यानी कि अगर मैंने अपनी संपत्ति किसी को गिरवी दी है कुछ पैसों के एवज में, तो मैं वो पैसे वापस करके अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, उसे मोचन करना कहते हैं। ठीक है, तो मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। यह बंधककर्ता का वह मूल अधिकार है जिसके तहत वह मूलधन चुकाने के बाद बंधककार से बंधक विलेख और संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज वापस मांग सकता है। धारा 60 में इस बात का वर्णन है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर को किसी दूसरे व्यक्ति ए ने अपने घर को बी को गिरवी रखा है तो बाद में ए बी को वह पैसे दे देता है, तो इस घर के सभी दस्तावेज जो गिरवी रखे होंगे वह ए को वापस प्राप्त करने का अधिकार ए के पास है। धारा 60 का बंधककर्ता को प्रति अंतरण करने के बजाय किसी तृतीय पक्षकारों को अंतरण करने की बाध्यता से संबंधित है। यानी कि इसमें इन बातों का वर्णन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति ए बी को संपत्ति अंतरित करता है, यानी कि ए ने बी को कोई संपत्ति गिरवी रखी, ठीक है, अब पैसे चुकाने के बाद बी को यह करना चाहिए कि वह संपत्ति वापस ए को दे दी जाए, लेकिन बी वह संपत्ति ए को ना देकर किसी अन्य व्यक्ति सी को देना चाहता है, तो किन परिस्थितियों में वह दे सकता है इसका वर्णन धारा 60 का में मिलता है। हालांकि वो परिस्थितियां एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें शामिल नहीं किया है। अगर यह लिखित रूप में कोई एग्ज़ाम होता तो उन संपत्तियों को या उन कंडीशंस को हम मेंशन करते कि हाँ इन चीज़ों पे यह धाराएं लागू होती हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ यह याद रखना है कि किस धारा में किन बातों का वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं धारा 60 ख की, जो दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने के अधिकार से संबंधित है। धारा 61 पृथकतया या साथ साथ मोचन कराने के अधिकार से संबंधित है। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दो घरों को गिरवी रखता है तो उसके पास यह अधिकार है कि वह इन दोनों को अलग अलग या फिर एक साथ उचित राशि देकर वापस छुड़वा सके। ठीक। धारा 62 कब्जा प्रत्युद्धरण का भोग बंधककर्ता का अधिकार इससे संबंधित है। यानी कि बंधककर्ता को संपत्ति पर कब्जा वापस पाने का अधिकार होता है जब वह बंधक धन का पूर्ण भुगतान कर दे। यानी कि मैंने अगर अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को गिरवी रखा है, ठीक है, अगर मेरे पास एक घर है और मैंने वह किसी दूसरे व्यक्ति को गिरवी रखा है तो मेरे पास यह अधिकार है कि मैं जो राशि मैंने
बी से प्राप्त की थी उस राशि को ब्याज के साथ अगर मैं बी को लौटा देता हूँ तो इस घर को वापस पाने का अधिकार मेरे पास है। ठीक। धारा 63 बंधक संपत्ति पर अनुवृद्धि से संबंधित है। जो बंधक की अवधि के दौरान बंधकदार के कब्जे में रहने के दौरान प्राप्त की गई अनुवृद्धि, जैसे वृक्षों या इमारतों का बनना, बंधककर्ता के मोचन पर उसी के अधिकार में आती है, बशर्ते कि ऐसी कोई विपरीत संविदा ना हो। इसका अर्थ है कि मान लीजिए मैंने अपनी ज़मीन किसी व्यक्ति, मैं ए हूँ, और किसी व्यक्ति बी को दी। अब यह 5 या 10 साल के लिए करार हुआ। ठीक है, 5 साल या फिर 10 साल के लिए। इन 10 सालों में इस संपत्ति पर कोई वृक्ष या फिर कोई पेड़ उगाया तो यह धारा यह बताती है, धारा 63 यह बताती है कि इस वृक्ष पर मेरा अधिकार होगा। हालांकि इसके विपरीत कोई संविदा ना हो, यानी कि कोई ऐसी शर्त लागू ना हो जो यह कहती हो कि इस संपत्ति पर जो भी बाद में लाभ होंगे वो बी को प्राप्त होंगे। अगर ऐसी कोई विपरीत संविदा नहीं होती है तो कानूनतः इस वृक्ष पर उस संपत्ति वाले का अधिकार होगा जिसकी वह संपत्ति थी। धारा 64 बंधकित पट्टे का नवीकरण से संबंधित है, यानी कि पट्टों का पुनः नवीकरण किया जाना हो तो वह धारा 64 में मिलता है। धारा 65 बंधककर्ता द्वारा विविच्छित संविदाओं, विविच्छित का अर्थ होता है, विवक्षित का अर्थ होता है निहित संविदा, यानी कि जिन शर्तों का वर्णन किया गया है उस संविदा को करार करते हुए उसका वर्णन धारा 65 में मिलता है। धारा 66 बंधककर्ता, नहीं उसके पहले धारा 65 का, यह बंधककर्ता की पट्टा करने की शक्ति से संबंधित है कि एक बंधककर्ता संपत्ति गिरवी रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, कानूनी तौर पर संपत्ति पर कब्जा रखते हुए उसे पट्टे पर दे सकता है, बशर्ते बंधक में इसके विपरीत कोई शर्त ना हो। ठीक है। धारा 66 कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यय से संबंधित है, यानी कि यह बंधककर्ता उस संपत्ति को अगर किसी तरीके से हानि पहुंचाता है या उस संपत्ति की हानि होती है तो यह बंधककर्ता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते उस संपत्ति का 1/3 हिस्से का नुकसान ना हुआ हो। ठीक है। अब बंधकदार के अधिकार और दायित्व, इसका वर्णन धारा 67 से मिलता है हमें। पूर्ववत या विक्रय का अधिकार, यह बंधकदार को बंधक धन प्राप्त न होने की स्थिति में प्राप्त होने वाला अधिकार है, जिसमें वह या तो बंधककर्ता को ऋण चुकाकर संपत्ति वापस लेने से रोक सकता है या उसे बेच सकता है। ठीक है। हालांकि इस अधिकार को अनुबंध द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर ए, यानी कि मान लेते हैं ए मैं हूँ, मैंने बी को कोई संपत्ति गिरवी रखकर उससे धन प्राप्त किया और अगर मैं इस धन को चुकाने में असमर्थ हूँ, ठीक है, तो बी के पास यह अधिकार है कि वह इस गिरवी संपत्ति को बेचकर या नीलाम कर उस धन की वसूली कर सके। इसके बाद धारा 67 का और धारा 68 का आते हैं। जो ये धाराएं 137 तक चलती हैं, इस अधिनियम में 137 धाराएं हैं जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए वीडियो डिले हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं दूसरे वर्क भी कर रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास पर काम हो रहा है, कुछ MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ मैं, उस पर काम हो रहा है। तो आप इन वीडियो पे ना स्टिक होकर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कीजिए। जैसे आपका हिंदी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंग्लिश कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैथ्स तो इसमें नहीं है तो मैथ्स की चिंता आप मत कीजिए। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप खुद से कर सकते हैं उन्हें आप कंप्लीट कर दीजिए। ये जो अधिनियम है ये मैं समाप्त करवा दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिया गया है अलग अलग वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, आपको नंबर पता चल जाएगा, जो नंबर टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का है। नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद इस अधिनियम के बाद छत्तीसगढ़ की इतिहास की सीरीज़ को फिर से चालू करेंगे, जिसमें हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को ख़त्म करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि वह 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाए। हालांकि ये अधिनियम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसकी शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि ना तो पढ़ने वाला बोर हो ना पढ़ाने वाला बोर हो। पढ़ते रहिए। जहाँ तक बात रही CMO के एग्ज़ाम के रिटर्न होने की या PSC के मेंस के साथ होने की, तो संभावनाएं दोनों हैं।
आप किसी भी एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। आपके पास अभी समय है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर यह एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के रूप में होता है तो आपको इस चीज़ से बहुत बेनिफिट होगा और आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन अगर आप तैयारी करने बैठते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने से सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, रिवीजन नहीं। और बिना रिवीजन के एग्ज़ाम निकालना ना के बराबर है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।